हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम वापस कंटिन्यू करेंगे अपना इकोनॉमिक्स के रिवीजन में चैप्टर नंबर 5, क्योंकि लास्ट क्लास तक में हमने नेशनल इनकम का पूरा यूनिट खत्म कर दिया था। शुरू के चारों चैप्टर्स हमारे हो गए खत्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। देखो भाई, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम क्या है, मनी। बात आती है सर ये मनी क्या है, तो मनी को हम हिंदी भाषा में कहते हैं पैसा। और पैसा क्या होता है, तो पैसा वो चीज है जो दुनिया करती है। दुनिया क्या करती है, दुनिया बस एक ही काम करती है, क्या, पैसा पैसा करती है और पैसे पे ही मरती है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में आपको कुछ भी चीज अगर लेनी है तो क्या चाहिए, पैसा। आज की डेट में क्या चाहिए, सब कुछ में पैसा चाहिए। तो मनी क्या है, पैसा। और पैसा क्या है, तो जो हमारे दुनिया का बेसिक नेसेसिटी है हर एक इंडिविजुअल पर्सन का। क्योंकि किसी को कुछ भी चाहिए, कोई भी चीज, पैसा तुम्हारे पास अगर है तो इस दुनिया में जो चाहे तुम वो ले सकते हो। ठीक है, बस पैसा होना चाहिए, है कि नहीं। तो बात आती है पैसा हमारा क्या है। उसके पहले हम थोड़ा सा जाते हैं पिछले सिनेरियो में, जो पैसे आने से पहले था। तो पैसा आने से पहले हमारे पूरे वर्ल्ड में एक सिस्टम चलता था, जिस सिस्टम को हम कहते थे बार्टर सिस्टम। क्या कहते थे, बार्टर सिस्टम। इसी का दूसरा नाम एक और है सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी क्या है, तो सीसी इकोनॉमी का मतलब होता है कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी। बार्टर सिस्टम क्या था, तो ये एक ऐसा सिस्टम था, इट रेफर्स टू दैट सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम था इन विच, जिस सिस्टम के अंदर, इन विच एक्सचेंज टेक्स प्लेस, कि जो भी एक्सचेंज आपस में करते थे लोग, आपस में किसी को कोई भी सामान चाहिए होता था तो वो सभी एक्सचेंज किसके टर्म्स में प्लेस होते थे, इन टर्म्स ऑफ कॉमोडिटी। इंसान के लिए उसका सामान ही उसका पैसा था। इंसान अपने सामान के द्वारा ही अपनी नीड्स को क्या करता था, फुल्ली सेटिस्फाई। जैसे मान लो मेरे पास गेहूं है, मुझे चावल का मन है, तो मैं क्या करूंगा, अपने गेहूं दूंगा, बदले मुझे चावल मिल जाएंगे। ठीक, मुझे दूध पीना है, मुझे दूध चाहिए, तो मैं क्या किया, अपने गेहूं में देकर के आया, बदले मुझे दूध मिल गया। तो इसी प्रकार जब सामान के बदले में लोग सामान देकर के अपनी जरूरतें पूरी करते थे, उस सिस्टम को हम कहते थे बार्टर सिस्टम। और ये सिस्टम पहले था। अब बात आती है सर ये सिस्टम हटा करके मनी को क्यों लेकर के आए, तो भैया मनी को लेकर के आने का एक ही रीजन है। देखो, किसी भी चीज को हम हटा करके दूसरी नई चीज कब लाते हैं, जब उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है ना। बार्टर सिस्टम के अंदर कुछ कमी थी, जब तो हमने बार्टर सिस्टम को हटाया और मनी को लेकर के आए। अब बात आती है कि सर जो बार्टर सिस्टम की कमियां हैं, जो बार्टर सिस्टम की कमियां हैं, कमियां बोले तो डिसएडवांटेजेस, या आप कह सकते हैं ड्रॉबैक्स। क्या कह सकते हैं, ड्रॉबैक्स। कि जो भी ड्रॉबैक्स है बार्टर सिस्टम के, उन ड्रॉबैक्स के वजह से ही तो पैसा आया। और पैसा को ही क्यों लेके, मनी ही क्यों आया बार्टर के बाद, क्योंकि जो बार्टर सिस्टम की ड्रॉबैक्स हैं, वो सभी ड्रॉबैक्स, वो सभी नेगेटिविटीज को क्या किया, तो मनी के द्वारा खत्म कर दिया। दैट्स व्हाई मनी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन आवर सिस्टम। अब बात आती है सर बार्टर सिस्टम में कमी क्या थी, इतना बढ़िया तो था, इंसान को किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, जो उसके पास सामान है उसी सामान को लेके जाना है, बदले में एक्सचेंज कर लेना है, ना कोई पैसा खर्चा, ना कुछ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। फिर भी हमने बार्टर सिस्टम को क्यों हटाया, तो देखो भाई बार्टर सिस्टम था तो बढ़िया, ठीक, उसमें जरूरतें पूरी हो जाती थी, पर उसकी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स क्या थे। सबसे पहला बार्टर सिस्टम का नेगेटिव पॉइंट था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब बात आती है कि सर बच्चे कहेंगे कि सर हम बार्टर सिस्टम की डिमेरिट्स को क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो अपने उसमें है भी नहीं सिलेबस में। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बार्टर सिस्टम का डिसएडवांटेजेस है, पर इसी को हम और क्या कहते हैं, एडवांटेजेस ऑफ मनी, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भैया मनी के आने के फायदे क्या है। ठीक है, तो इसलिए इस पॉइंट्स को बड़े ध्यान से देखना समझना। एक पॉइंट आ जाता है लिखने के लिए 4 मार्क्स का। ठीक, तो कैसे आएगा क्वेश्चन, मतलब नॉर्मल पॉइंट है कि देखो मनी की, बार्टर सिस्टम की पहली प्रॉब्लम लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। कि बार्टर सिस्टम तभी होगा जब दोनों पार्टी आपस में राजी है। अगर दोनों में से एक भी पार्टी अगर तैयार नहीं होती है, एग्री नहीं होती है ट्रांजैक्शन के लिए, तो ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, मुझे चावल चाहिए, मेरे पास गेहूं है, मैं गया चावल वाले के पास, मैंने बोला भैया मुझे चावल दे दो, बदले मेरे गेहूं ले लो। अब अगर उस व्यक्ति को गेहूं की नीड ही नहीं है तो क्यों मानेगा मेरी बात, है कि नहीं, वो क्या करेगा, ट्रांजैक्शन
कैंसिल। क्या हो जाएगा वहां पे? ट्रांजैक्शन कैंसिल। पर वहीं अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति के पास गया जिसको गेहूं की जरूरत थी, उसके पास मेरा क्या हो जाएगा? ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। तो देखो इसमें प्रॉब्लम एक ही थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की। अब बात आती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो सर समझ में आया कि जब आपको जरूरत है किसी सामान की तो आपको ऐसा ही बंदा देखना पड़ेगा जिसके पास वो सामान अवेलेबल हो, प्लस उसको आपके सामान की जरूरत है, क्योंकि दोनों पार्टी आपस में राजी तभी होंगी। अब बात आती है दोनों पार्टी को राजी करने के लिए हमारे को इधर प्रॉब्लम क्या थी भाई? राजी मतलब ढूंढने पे तो लोग मिल ही जाते, ढूंढने पे भगवान में मिल जाता है, तो बंदा क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन इसके अलावा इसके अंदर इसी पॉइंट की वजह से दो मेजर दिक्कत थी। पहली मेजर दिक्कत यह थी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स ने इस पूरे प्रोसेस को बना रखा था काफी ज्यादा एक्सपेंसिव। ये काफी ज्यादा महंगा था, खर्चीला था। खर्चीला क्यों? क्योंकि इसमें दो प्रकार की कॉस्ट इन्वॉल्व होती थी। पहला सर्च कॉस्ट, क्या होती थी? सर्च कॉस्ट। और दूसरा टाइम कॉस्ट, दूसरा टाइम कॉस्ट। तो देखो सर्च कॉस्ट में क्या आता है? सर्च कॉस्ट का मतलब कि आपको जिस बंदे को आपने ढूंढना है, जिस बंदे के पास भी आपसे जाकर के आपने ट्रांजैक्शन करने, अब आपको पता तो है नहीं, है कि नहीं? सपना तो आ नहीं गया था कि भाई हमारा सामान जो है उस व्यक्ति के साथ ट्रांजैक्शन जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जब हमें किसी भी चीज की जरूरत होती है तो मार्केट में कई सारे लोगों के पास जाते हैं, ठीक। और जनरली जब लोगों के पास जाते हैं काम के लिए तो हम डायरेक्ट जाते ही मुंह खोल के काम की बात तो करेंगे नहीं कि भैया मुझे ये चीज चाहिए, मैं इसके लिए आया हूं। यहाँ तो क्या हो जाएगा? एक सेल्फलेस वाला बात आ जाएगी, ठीक। तो इसलिए क्या होता है कि जब लोग सर्च करने के लिए निकलते थे, किसी के पास भी जाते, मान लो जो सपोज दैट मेरे सामने 10 लोग हैं, मुझे एक ब्लैक कलर की शर्ट चाहिए और मेरे पास क्या रखे हुए हैं? मेरे पास रखे हुए गेहूं। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं गया सबसे पहले बंदे के पास, मैंने बोला हाँ भाई ब्लैक शर्ट है तुम्हारे पास? उसने बोला कि हाँ सर ब्लैक शर्ट है। मैंने कहा यार मुझे दे दो। उसने बोला मुझको बदले में क्या मिलेगा? मैंने कहा तुम्हें बताओ क्या चाहिए। तो उसने बोला सर मुझे ना ब्लैक कलर के जूते चाहिए। तो मेरे पास जूते तो है नहीं, मेरे पास क्या है? गेहूं रखे हुए हैं। तो वहां ट्रांजैक्शन होगा? नहीं होगा, ट्रांजैक्शन कैंसिल। दूसरे के पास, अब जब इसके पास में गया था पहले बंदे के पास, तो खाली हाथ तो गया नहीं होगा, कुछ ना कुछ फल फ्रूट खाने पीने की नॉर्मल कुछ छोटी मोटी चीजें लेके गया होगा। पहले बातचीत करी होगी, ठीक। लगभग आधा पौना घंटा आराम से बैठ के बात करेंगे, फिर मैंने उसको अपनी जरूरत की बात बताई होगी। आधा पौना घंटा नहीं भी तो कम से कम 10 मिनट तो ठीक ठाक हाल चाल की बात हुई होगी, उसके बाद काम होगा। फिर इसके बाद दूसरे बंदे के पास गया, उसके पास भी मुझे शर्ट नहीं मिली। तीसरे बंदे के पास गया, वहां भी जाके अपना यही प्रोसेस चला, उसके लिए मैं कुछ सामान लेके गया, चाय नाश्ता पानी किया। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कि भाई ब्लैक कलर की शर्ट है तुम्हारे पास? उसने बोला हाँ सर है। मैंने कहा ठीक है दे दो मुझे। उसने बोला कि सर लेकिन मुझे इसके बदले में दूध चाहिए, मेरे पास दूध है नहीं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन कैंसिल। इसी प्रकार जब मैं 3-4 जनों के पास होकर के फिर लास्ट में मैं गया एक बंदे के पास, उस बंदे के पास ब्लैक शर्ट थी प्लस उसको गेहूं चाहिए थे क्योंकि उसके घर में अनाज नहीं था। तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ मेरा ट्रांजैक्शन होगा। तो देख रहे हो इस ट्रांजैक्शन से लेके, मतलब जब मैंने स्टार्टिंग करी लोगों से मिलना और 5-7 लोगों से मिलने के बाद जाकर के मेरा ट्रांजैक्शन हो, तो इसके दौरान बहुत सारा हमारा क्या जाता है? पहला टाइम, मतलब कि हमने वहां पे टाइम खर्च किया अपना। दूसरा टाइम खर्च करने के साथ साथ जो है हमारे क्या कहते हैं और एक्स्ट्रा कुछ खर्चे हुए, जैसे हमने ढूंढने के पर्पज से गए तो कुछ सामान वामान लेकर के गए होंगे। तीसरी चीज, जो हम वहां तक गए तो रास्ते में सफर करने की थकावट है ना, तो ये सब आता है किसके अंदर? सर्च कॉस्ट में। सर्च कॉस्ट जो है वो इन्वॉल्व करता है किसकी? कॉस्ट ऑफ द सर्चिंग प्रोसेस की। ये सर्चिंग प्रोसेस के पूरे कॉस्ट की यहाँ बात कर रहे हैं, जो आप थक गए वहां तक जाने आने में, वहां जाके टाइम जो आपने खर्च किया, टाइम लगाया, बातचीत करी, ठीक। जिस व्यक्ति से आप नहीं भी बात करना चाहते आपको उसके पास भी जाना पड़ा, है ना, तो ये क्या हो गया? सर्च कॉस्ट। दूसरा टाइम कॉस्ट क्या है कि जितना टाइम हमने उस ट्रांजैक्शन में लगाया, फॉर एग्जाम्पल मुझे सुबह से लेकर के शाम हो गई वो शर्ट ढूंढते ढूंढते में, ठीक। तो अगर मैं वही काम किसी कंपनी में जाके कर लेता तो मुझे कुछ ना कुछ तो वहां से इनकम सोर्स तो जनरेट होता है ना। तो सर्च कॉस्ट का मतलब ढूंढने का खर्चा, टाइम कॉस्ट का मतलब हो गया कि उस टाइम को अगर मैं यूटिलाइज करता तो क्या पता मेरे पास और ज्यादा कुछ सामान आ जाता और कुछ पैसे आ जाते, है ना। तो इन दोनों प्रकार के खर्चे की वजह से कहा जाता है कि ये जो है ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट करता था कौन? बार्टर सिस्टम। तो पहली प्रॉब्लम तो इसके अंदर ये थी। अब बात आती है सर इस प्रॉब्लम को मनी ने कैसे खत्म करा? तो पैसे के बारे में तो तुम्हें पता ही है क्या है, कुछ भी चीज चाहिए पैसा फेंको और तमाशा देखो। इस दुनिया में जो चाहिए सब मिलेगा, बस क्या होना चाहिए तुम्हारे पास? पैसा। कुछ भी चाहिए दुकान पे गए, पैसा दिया, सामान मिला, दैट्स इट, काम खत्म, ठीक। तो पहला पॉइंट हमारा ड्रॉबैक्स का क्या था? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, क्लियर।
अब देखो इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था, बार्टर सिस्टम की दूसरी कमी क्या थी, लैक ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, कि हम बार्टर सिस्टम में ना मेजरमेंट नहीं कर पाते थे। मेजरमेंट नहीं कर पाते थे किस चीज की, तो कोई भी जो सामान होता है, कोई भी सामान, उसकी वैल्यू का मेजरमेंट उस टाइम पे नहीं होता था, क्योंकि हमारे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू तो थी नहीं कि हमें कोई स्पेसिफिक चीज दे दी गई कि इसके टर्म्स में मेजरमेंट हमें करना है ना। उस टाइम क्या होता था, मान लो मेरे पास क्या है, गोल्ड की चेन रखी है, मैं किसी पार्टी में जाना है, मुझे चाहिए कौन सी, ब्लैक कलर की टी शर्ट है मेरी, तो उस पर सिल्वर वाली चेन ज्यादा अच्छी लगेगी। तो मैं एक बंदे के पास गया, उसके पास सिल्वर चेन थी। अब मैंने उसे बोला कि भाई अपनी सिल्वर चेन दे दे। उसने बोला बदले में क्या मिलेगा, मैंने कहा तू मेरी चेन रख ले। तो देख रहे हो, सिल्वर जो है वो लिया जा रहा है क्या दे करके, गोल्ड दे करके, ठीक। और उसमें भी क्या हो रहा है कि अब मान लो उसकी सिल्वर की चेन ज्यादा लंबी है, गोल्ड की छोटी है, तो ये नहीं कहेगा कि भाई तेरा महंगा मटेरियल है, मुझे महंगा सामान मिल रहा है, इतने में खुश हो जाओ। कहेगा भाई तेरी चेन छोटी है, मेरी चेन बड़ी है, मुझे इसके बदले में और कुछ इसके साथ में दे। तो देख रहे हो क्या कि भाई सिल्वर और गोल्ड जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, सिल्वर आज की डेट में 71,000 रुपीज किलो चल रहा है, और गोल्ड जो है वो 60,000 रुपए में 10 ग्राम है। सोचो कितना जमीन आसमान का अंतर है, पर फिर भी ट्रांजैक्शन में कोई वही नहीं है, मतलब कि आपस में कंपेयर करने के लिए कोई हमारे पास स्टैंडर्ड ही नहीं है। तो इसलिए दोनों को क्या माना जा रहा है, बराबर माना जा रहा है। मतलब उस टाइम पे हम चीजों की अच्छे से वैल्यू मेजर नहीं कर पाते थे, लैक ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। तीसरा प्रॉब्लम क्या था, तीसरा था लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, कि हम वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे, कि हमारा सामान हमारा पैसा था, और अपनी कॉमोडिटी को हम कितने दिन रोक सकते हैं, कितने दिन स्टोर कर सकते हैं। मान लो मेरे पास गेहूं जो रखे हुए हैं, अगर मैंने उन गेहूं को 1 साल के लिए स्टोर करके रखा, तो ऑब्वियसली नेचुरल बात है कि कम से कम उसका कुछ भी नहीं तो 10% गेहूं तो खराब हो जाएगा। तो पैसा या अपनी कॉमोडिटी को अगर हम फ्यूचर के लिए, फ्यूचर नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बचा भी रहे हैं, तो भी उस टाइम पे काम नहीं आता था। क्यों, क्योंकि बचाने पे भी नुकसान है कि नहीं। तो इसलिए ये तीसरी प्रॉब्लम थी। अब मनी ने क्या करा, इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कैसे, कि मनी के टर्म्स में आप जो है किसी भी सामान को, मतलब मनी जो आप स्टोर करके रखोगे, जैसे मान लो आपके पास 500 रुपए का एक नोट है, उसको आपने आज अपनी गुल्लक में डाल दिया, 10 साल बाद भी निकालोगे तो 500 का 500 चलेगा, उसकी वैल्यू में कोई गिरावट नहीं आने वाली है। तो मनी का ये फायदा है ना। तो मनी ने स्टोर ऑफ वैल्यू का कंसेप्ट हमारे सामने रखवाया, मनी के द्वारा हम वैल्यू को स्टोर करने लग गए, ठीक। और बार्टर सिस्टम के अंदर ये प्रॉब्लम थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम, लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, कि उस टाइम पे डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है, तो डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कोई भी पेमेंट जो हमने कब करी, जो हमारे फ्यूचर से रिलेटेड है। क्या है, फ्यूचर रिलेटेड पेमेंट को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट कहते हैं ना। तो बार्टर सिस्टम में डेफर्ड पेमेंट होता ही नहीं था। क्यों नहीं होता था, तो देखो जैसे मान लो अब मैं तुम्हारे सामने गया, मैंने तुमसे बोला कि भाई मुझे ना ये सामान चाहिए, तुमने बोला सामान तो है पर मुझे इसके बदले में क्या कहते हैं दूसरा सामान चाहिए। मैंने बोला यार वो सामान तो मेरे पास नहीं है, पर हाँ 3 दिन बाद तुझे जो सामान चाहिए वो चीज मुझसे बता देना, मैं उसका अरेंजमेंट करवा दूंगा, है ना। तो एक तरीके से क्या हो गई, फ्यूचर ट्रांजैक्शन उस टाइम पे टेक प्लेस कर गई। लेकिन 3 दिन बाद मुझे थोड़ी ना पता कि उस बंदे को किसकी जरूरत है, क्या पता वो मुझसे कोई ऐसी चीज मांग ले जो मैं दे ही नहीं सकूं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, भरोसा टूट जाएगा। भरोसा टूटने का मतलब वो कहेगा कि यार फायदा ही नहीं है, तो ऐसे ऐसे मैंने तो तुझे सोच करके सामान दिया था कि 3 दिन बाद मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा, पर अब मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा। तो इस वजह से उस टाइम पे लोग फ्यूचर ट्रांजैक्शन करते ही नहीं थे, क्योंकि 2 प्रॉब्लम थी। पहला तो सामने वाली पार्टी को पता नहीं है कि भाई उसको देना क्या है 3 दिन बाद, कि वो शुरू से अरेंजमेंट करके रखे। दूसरा, अगली पार्टी की जरूरत कब क्या बदल जाए, है कि नहीं। मान लो उसने अगर आज मुझे 3 दिन बाद की जरूरत आज उसने बता भी दी, क्या पता 3 दिन बाद उसे उसका काम ही ना हो, तो क्या हो जाएगा, उसका तो बेनिफिट हो ही नहीं रहा ना। तो ट्रांजैक्शन इसलिए लोग करते नहीं थे। पर मनी के केस में क्या है, मनी के केस में अगर आज मैंने तुमसे 2000 रुपए उधार लिए, तो मुझे पता है 3 दिन बाद 2000 रुपए मुझे देने हैं, तो मैं आज से ही अरेंज करूंगा, वो चीज नहीं बदलेगी, है कि नहीं। तो मनी के द्वारा हमें एक स्टैंडर्ड मिल गया फ्यूचर ट्रांजैक्शन करवाने के लिए सक्सेसफुली, ठीक। तो देखो बार्टर सिस्टम की 4 प्रॉब्लम कौन कौन सी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि भैया दोनों पार्टी राजी, जब भी ट्रांजैक्शन होगा। मनी ने आया, इस प्रॉब्लम को खत्म, इसने बोला दोनों पार्टी ने पैसा दो, सामने वाली पार्टी राजी रहेगी, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। दूसरा पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम में हर एक चीज को बराबर ही समझा जाता था,
क्योंकि किसी को किसी चीज की वैल्यू पता ही नहीं थी उस टाइम पे, ठीक। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू बराबर था, ठीक। लेकिन मनी के आते ही क्या हुआ, हर चीज का एक प्राइस टैग उसके साथ जोड़ दिया गया। आज हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि मैंने अगर 200 रुपए की टी शर्ट पहनी है, सामने वाले ने 300 की पहनी है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि अमीर कौन गरीब कौन, ठीक है। रिलेटिवली पॉवर्टी को हम मेजर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द मनी। तो मनी के द्वारा हम चीजों की वैल्यू मेजर कर सकते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, बार्टर सिस्टम में वैल्यू स्टोर करना काफी ज्यादा खर्चीला होता था। अगर हमने किसी अनाज को बचा करके रखना है तो पहली बात तो अनाज बचेगा नहीं, और अगर बचा करके रखना है तो उसके लिए हमें अकॉर्डिंग टू दैट प्रोडक्ट टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे दूध अगर हमें बचा के रखना है तो फ्रिज वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें एक्स्ट्रा खर्चा, फ्रिज का बिल अलग जाएगा, ठीक। तब जाकर के स्टोर, और तब भी ज्यादा दिन नहीं स्टोर कर सकते आप, उसको एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही स्टोर कर सकते। पर पैसा क्या है, इसको आज आपने जमा करा, जितना करा 10 साल बाद भी उतना ही निकलेगा। उल्टा हो सकता है बैंक वगैरह में जमा कर दिया तो क्या होगा, इंटरेस्ट भी उसका एक्स्ट्रा मिल जाए, वो बढ़ भी सकता है। फिर आता है लास्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, कि भाई बार्टर सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम थी कि फ्यूचर रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं होते थे। क्योंकि लोग का भरोसा उठ चुका था आपस में एक दूसरे पे से, क्योंकि ट्रांजैक्शन में कई प्रकार की दिक्कतें आती थी जो मैंने अभी ऑलरेडी तुमको बताया। पर मनी ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मनी ने क्या करा, एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि हाँ हमें इतने पैसे देने, इतना वो देना। तो दोनों पार्टी, मतलब सामने वाली पार्टी जो है उसको भी एक्सपेक्टेड यही रहता है कि यहाँ से इतना पैसा आएगा, और जिस पार्टी को पेमेंट करनी होती है उसको भी पता है कि मुझे इतने पैसे देने, तो पहले से वो अरेंजमेंट करके चलता रहता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। यही क्या है, एडवांटेजेस मेरिट्स ऑफ मनी, ठीक है। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ते अपना आगे। अब बात आती है बार्टर सिस्टम के बाद कि ये मनी क्या है। तो मनी का मतलब तो पैसा है, और पैसा क्या है, तो सर पैसा ऐसी चीज है, इस चीज को आप लेके मार्केट में निकलो तो सही, जो चाहिए जैसा चाहिए आपको आपके हिसाब से डिट्टो सेम टू सेम मिलेगा। मान लो मेरे को एक जैकेट चाहिए, जिस जैकेट के ऊपर यहाँ 4-5 बैजेस लगे होने चाहिए। अब मैं जाऊंगा मार्केट में जैकेट लेने के लिए, ठीक। सामने वाली पार्टी से मैं कहूंगा कि भाई मुझे ऐसे ऐसे जैकेट पे ये बैजेस चाहिए, वो कहेगा ठीक है सर मिल जाएगा, पर उससे उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पैसा बहुत है कि नहीं। तो पैसा क्या है, ऐसी चीज, पैसा फेंक तमाशा देख, जो चाहिए सब मिलेगा, पैसा होना चाहिए। तो देखो पैसा क्या है, तो सिंपल, इट रेफर्स टू, पैसे का मतलब क्या होता है, तो इट रेफर्स टू दैट टूल और इंस्ट्रूमेंट, ये एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा किया जाता है। इट रेफर्स टू दैट टूल और इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड, जिसको इस्तेमाल करते हैं हम। कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि कुछ भी सामान चाहिए पैसा दो सामान मिलेगा। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, कि आपको किसी भी चीज की वैल्यू पता लगानी है तो आपके पास पैसा है, उसके टर्म्स से आप मेजर कर सकते हो। स्टोर ऑफ वैल्यू, आप किसी भी चीज की, किसी भी वैल्यू वाली चीज को फ्यूचर के लिए स्टोर कर सकते हैं, मतलब पैसे को स्टोर कर लिए तो वैल्यू स्टोर हो गई। और लास्ट में है स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। क्या है, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। तो देखो हमने चारों के चारों ड्रॉबैक्स से ही क्या कर दिया, मनी का डेफिनेशन बना दिया। मनी की डेफिनेशन सिंपल क्या, कि सर ये हमारा एक ऐसा टूल और इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज करते हैं वैल्यू की मेजर करने के लिए। इसके द्वारा हम वैल्यू को स्टोर भी कर सकते हैं, और लास्ट फ्यूचर पेमेंट के लिए हमें क्या करता है, कि स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराता है। अब दूसरा क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे सामने कि सर मनी जो है, मनी के बारे में ये बताओ ना, इसके मनी के क्वेश्चन और कैसे कैसे आ सकते हैं। तो इसका आ सकता है, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ मनी, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मनी, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी, मनी के फंक्शंस क्या है। तो देखो मनी के फंक्शंस कहो चाहे वो कहो, सब में क्या है, 4 ही पॉइंट आएगा। क्या, पहला कि मनी एक मीडियम है एक्सचेंज करने का, यू कैन एक्सचेंज एनी गुड्स और एनी सर्विस इफ यू हैव मनी। दूसरा, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, एनीथिंग कैन बी कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ देयर मॉनेटरी वैल्यू, कि किसी भी चीज की वैल्यू को आप कंपेयर कर सकते हो, किसमें, पैसों के टर्म्स में। तीसरा, पैसों के सहायता से आप क्या कर सकते हैं, अपने
चीज मतलब किसी भी मतलब पैसा को आपने स्टोर करके रख दिया फ्यूचर के लिए, कोई वैल्यू भी नहीं घटनी, कोई मेंटेनेंस कॉस्ट भी उसका नहीं आने वाला। फिर है स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट की, इसकी वजह से ही उधारी वाला ट्रांजैक्शन होना चालू हुआ है। अगर पैसा नहीं होता तो कोई भी किसी को भी क्रेडिट पे कुछ सामान देता ही नहीं, पैसा है जब तो है क्या कि हाँ इतना आएगा, इतना पैसा देना है, इतने टाइम के अंदर दे देना है, सामने वाली पार्टी भी अरेंज कर लेगी, उस पार्टी को भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास में खत्म होता है ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है, सीसी इकोनॉमी क्या होती है, मनी क्या होता है, मनी के फंक्शंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिमेरिट और मेरिट्स क्या है, ये सब हमने कर लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मनी कि मनी जो है वो कितने टाइप का होता है, कितने तरीके की मनी होती है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे उसके स्टेजेस के साथ। ठीक है, तो देखो भाई अब है कि सर मनी जो है, मनी कितने टाइप का है। तो देखो क्या कहते हैं, जैसे इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हुआ था ना, बंदर से इंसान बन गए, इसी प्रकार मनी जो है ये भी समय के साथ साथ बदलता गया, समय के साथ साथ नए नए कंसेप्ट आते लगे। कैसे, तो सबसे पहला जो मनी था उसको हम कहते हैं कॉमोडिटी मनी। कौन सी मनी थी सबसे पहले, कॉमोडिटी मनी, हमारा सामान ही हमारे लिए पैसा का काम करता था। फिर इसके बाद कौन आए, तो भारत के अंदर मुगलों का शासन आया। ठीक, और मुगलों के शासन से कुछ टाइम पहले भी क्या हुआ था, राजा महाराजा वगैरह ने कुछ क्या किए थे, मूल्यवान मेटल्स जैसे सोना चांदी, इन सब चीजों को क्या कर दिया था, इन सब के ऊपर अपना फोटो चिपका दिया, फोटो लगवा दिया, और उसको एक तरीके से मनी के तौर पे यूज करते थे। तो उसको हम कहते थे कॉइन्स वगैरह वाला बात हो गई यहाँ पे, तो उसको क्या कहते थे, मेटेलिक मनी। कौन सा मनी, मेटेलिक मनी, जो मनी मेटल के द्वारा बनाई गई। फिर मेटल के बाद जब शेर शाह सूरी आया था तो भारत में पहला पेपर करेंसी आया था 1700 समथिंग में, 1500 समथिंग में हमारे क्या आया था, भारत के अंदर एक तीसरी मनी का फॉर्म आया जिसको हमने कौन सा मनी बोला, पेपर मनी। पेपर मनी में क्या आ जाता है, जो भी हमारे कैश नोट्स है, करेंसीज है, ये सब आ जाता है। कैश हो गया, चेक हो गया, उसके बाद बैंक ड्राफ्ट, ये सब किस में आता है, पेपर मनी में। पेपर मनी के बाद फिर एक और मनी आया जिसको हमने बोला कौन सा मनी, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी का मतलब जो कार्ड बन जाते हैं ना, कार्ड जैसे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, मेट्रो का कार्ड है ना, ये सब क्या है, या किसी जगह का वाउचर कूपन कार्ड है ना, तो ये सब क्या है, ये एक तरीके का प्लास्टिक वाला मटेरियल है जिसके अंदर आपका पैसा स्टोर है। आप उस प्लास्टिक की चीज को पैसों के तौर पे यूज कर सकते हो, कुछ भी खरीदना है, एटीएम लिया, स्वाइप मार दिया, काम खत्म। फिर इसके बाद हमारा आता है प्लास्टिक मनी के बाद अगला पॉइंट अपना कौन सा, तो अगला आएगा प्लास्टिक मनी के बाद आज की डेट में जो एडवांसमेंट आ गई है उसके सहायता से मनी चल रहा है कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक मनी। कौन सा मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी बोले तो जिसके यूज के लिए हमें किसी न किसी प्रकार के एक इलेक्ट्रिकल गैजेट का साथ में होना जरूरी है, जैसे मोबाइल फोन, ठीक, इंटरनेट है ना, उसकी सहायता से। जैसे इसमें क्या क्या आ जाता है, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, जीपे वगैरह वगैरह। ठीक, तो ये सब क्या है, टाइप्स और द फॉर्म्स ऑफ मनी है, जिसमें से आपसे पूछा जा सकता है कि विद द इवोल्यूशन ऑफ टाइम के बदलते बदलते मनी में हमारे कितने प्रकार के मनी आ गया। तो पहला कमोडिटी मनी, सामान ही पैसा था। दूसरा मेटेलिक मनी, मतलब मेटल्स को मनी में कन्वर्ट किया गया, जिसमें शुरुआत में तो सोना चांदी के सिक्के, असरफियां, उसके बाद मूल्यवान मोती है ना, मतलब वैल्यूएबल पेबल्स वगैरह थे। फिर इसके बाद आया कौन सा मनी, पेपर मनी, जिसके अंदर कैश नोट्स की बात की जा रही है। पेपर मनी के बाद हमारा अगला आया कौन सा, प्लास्टिक मनी, जिसमें एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मेट्रो कार्ड, ये सब आ जाता है। और लास्ट है अपना इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी बोले तो पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई का कोई सा भी पेमेंट, जो एनईएफटी, उसके बाद जितने भी हमारे आरजीटीएस वगैरह ट्रांजैक्शन होते हैं, ये सब किस में आ जाते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मनी में। तो अभी की क्लास में आज तक में हमने क्या क्या खत्म कर लिया, मनी क्या है, फीचर्स क्या है, बार्टर सिस्टम क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, मनी कितने टाइप की होती है। अब हम इसमें पढ़ेंगे मनी सप्लाई के बारे में। ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। तो और इसकी वेटेज जो है एग्जाम में लगभग 4 से 5 मार्क्स की है, ठीक है, तो उसके लिए इतना ही है। अब हम पढ़ेंगे मनी सप्लाई। अब हम करेंगे स्टार्ट अपना मनी सप्लाई। मनी सप्लाई पढ़ने के पहले हम जानते हैं कि सप्लाई क्या होता है। तो देखो, आपने 11th क्लास में पढ़ा था सप्लाई क्या होता है, जब कोई भी प्रोड्यूसर किसी भी सामान को मार्केट में बेचने के लिए रेडी है, उसके दुकान में सामान रखा है और वहां से जब सामान बाहर जाएगा, दैट इज कॉल्ड सप्लाई।
अब बात आती है मनी, पैसा, पैसे की सप्लाई कौन करेगा? जिसके पास पैसा बनाने की मशीन होगी, और पैसा बनाने की जो मशीन है वो किसके पास है? वो है सर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। अब इंडिया के पास जो भी पैसा है वो उसको सप्लाई करेगा, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं करता, वो कंट्री के द्वारा मेंटेन किए गए गोल्ड और फॉरेन वगैरह के रिजर्व के बेसिस पे जो वैल्यू इस देश के अंदर की इकोनॉमी की है उसी के अकॉर्डिंग वो करेंसी प्रिंट करता है। ऐसा नहीं कि वो अंधाधुंध कुछ भी पैसा छाप सकता है, उसके पास राइट है, पर ही कैन नॉट डू दैट काइंड ऑफ वर्क विदाउट द ऑथराइजेशन। ठीक, तो बात क्या है कि आरबीआई पैसा सप्लाई करते हैं, और हमें यहां बस ये पढ़ना है कि सर सप्लाई, मनी सप्लाई है क्या? तो आरबीआई ने पैसा सप्लाई किया, वो पैसा कहां मिलता है? जो पैसा आरबीआई प्रिंट करके निकालते हो कहां मिलता है? तो जनरल लेवल पे देखा जाए तो हमारी तुम्हारी जेब में जितने भी पैसे हैं, सिक्के हो, नोट हो, या तुम्हारे बैंक में जो पैसा रखा है वो सब क्या है? वही है जो आरबीआई ने वहां से सप्लाई करा। तो मनी सप्लाई का मतलब कि पूरी कंट्री के अंदर जो भी पैसा हमारा है वो सब क्या है? इस कंट्री की मनी सप्लाई है। क्या है? मनी सप्लाई। तो इसलिए हम मनी सप्लाई को देखो कैसे पढ़ेंगे कि मनी सप्लाई क्या है। तो सिंपल और आसान भाषा में इट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, कि ये इसका मतलब क्या है कि टोटल वॉल्यूम बताया जाएगा इसके द्वारा, किसका? मनी का, कि मनी की टोटल कितनी मात्रा है जो कि विच इज हेल्ड बाय पब्लिक, जो कि पब्लिक के पास रखी गई है। इसमें हम क्या है? गवर्नमेंट सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर को नहीं लेते। ठीक, तो इट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी विच इज हेल्ड बाय पब्लिक, पब्लिक के पास कितना पैसा है, और जो भी पैसा पब्लिक के पास है वो किस फॉर्म में होगा? तो इन द फॉर्म्स ऑफ पहला पॉइंट कॉइन्स एंड करेंसी, दूसरा पॉइंट जो भी पब्लिक ने अपना बैंक में खाता खुलवा रखा है और पब्लिक के द्वारा जो अकाउंट खुलता है उसको हम कहते हैं सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में क्या, कौन सी डिपॉजिट्स होती है? अपनी डिमांड डिपॉजिट्स, जो पैसा वो जब चाहे निकाल सकते हैं ना। तो कॉइन्स एंड करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स विद कॉमर्शियल बैंक, की कॉमर्शियल बैंक में पब्लिक ने जो भी अपना पैसा जमा कर रखा है उसको जोड़ लो। इसके अलावा आरबीआई की कुछ योजनाओं में जो भी अपने पैसा जमा करके रखा है ना, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, है ना। तो ये इन तीन चीजों को जैसे ही हम जोड़ देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे देश में टोटल कितना पैसा है। तो मनी सप्लाई सिंपली इट रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी विच इज हेल्ड बाय पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ कॉइन करेंसी, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट्स ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के दौरान जो पैसा हमारी पब्लिक के पास इन तीनों फॉर्म्स में, उसी को हम क्या कह देते हैं? मनी सप्लाई कह देते हैं। अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई? मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या है? तो देखो ये जो तीनों चीजें मैंने यहाँ पे आपको लिखवाई है, यही तीनों क्या है? मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स। क्योंकि मनी सप्लाई जो है वो कई प्रकार की होती है, जिसमें M1, M2, M3 और M4 आता है। ठीक, लेकिन अपने सिलेबस में सिर्फ कौन सा है? बेसिक वाला है। बेसिक बोले तो M1। M1 के तीनों कंपोनेंट्स है कौन कौन सा? पहला कॉइन करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, अदर डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ये क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन, अगर आता है तो आपने पहले तीनों पॉइंट लिखने, फिर इसको डिफाइन करना है। ठीक है, कॉइन्स एंड करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक में आप ऐसा कुछ लिख सकते हो कि इट इज डिफाइनिंग, इट रेफर्स टू ऑल द कॉइन्स करेंसी इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक मनी, और क्या कहते हैं? इन द फॉर्म ऑफ पेपर मनी, इन द फॉर्म ऑफ मेटेलिक मनी विच इज हेल्ड बाय पब्लिक। ठीक है, उसके बाद इसमें आ जाएगा कि द अमाउंट विच हैज बीन डिपॉजिटेड बाय द पब्लिक इन देयर बैंक अकाउंट। इसमें है कि इट रेफर्स टू दैट अमाउंट विच इज डिपॉजिटेड इन सम काइंड ऑफ योजनास which were initiated by the Reserve Bank of India। तो यहाँ पे हमारे इसी के साथ मनी वाले चैप्टर के अंदर का कंसेप्ट होता है खत्म। हमने पढ़ लिया बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स, बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स ही एडवांटेजेस है। बार्टर सिस्टम हटा करके पैसा ही क्यों लेके आए? पैसे के बिना काम नहीं चल रहा था क्या? तो पैसा लाने के पीछे का रीजन हमने पढ़ा, मतलब एडवांटेजेस ऑफ मनी, फीचर्स भी कह सकते हैं और मेरिट्स भी कह सकते हैं। फिर हमने पढ़ा मनी सप्लाई क्या, वो टाइप ऑफ मनी, मनी कितने कितने टाइप का होता है। फिर हमने पढ़ा मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या, और इसी के साथ आज की क्लास यही होती है समाप्त। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाकी कोई दिक्कत, डाउट, कंफ्यूजन, प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके नीचे जरूर बताएं।